नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम पहुंच चुके हैं कानपुर। जी हां, ये सफर वोटों की बारात का जो शुरू हुआ गाजियाबाद से आगरा होते हुए आज कानपुर आ गया। तो आज रात 7:55 पर यहां कानपुर के बीएनएसटी शिक्षा निकेतन के मैदान से आप देख पाएंगे जनता के सीधे सवाल अपने नेताओं से। लेकिन इस समय होगी चारों पार्टियों के नुमाइंदों से बड़ी सीधी बहस, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही घंटे का वक्त रह गया। तो अब जनता को यह तय करना है कि उसे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देना है या फिर अखिलेश यादव के काम पर वोट देना है। अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है या उत्तर प्रदेश का विनाश हुआ है, जैसा आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में अखिलेश सरकार पर आरोप लगा दिया। साथ ही साथ ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चारों के लिए साख की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। यूपी नोटबंदी पर भी फाइनल फैसला सुनाएगी और अखिलेश यादव के विकास के नारे पर भी, दावे पर भी। उत्तर प्रदेश इस देश की सियासत का गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फेल हुआ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नेतृत्व फेल माना जाएगा। अगर बीजेपी हारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के एकमात्र स्टार प्रचारक हैं, उनकी साख को बट्टा लगेगा, उन पर से भरोसा कम होगा। और अगर मायावती की पार्टी हार गई तो ये बहुजन समाज पार्टी के खात्मे का संकेत हो सकता है। इसलिए देश के सबसे बड़े सूबे में साख की सबसे बड़ी लड़ाई है। और जब सब दावा कर रहे हैं कि हमने टिकट भले ही जात के नाम पर बांटे हों, हम नारे भले ही धर्म के नाम पर लगाते हो, पर लड़ाई विकास की है, तो ये वोट मोदी के नाम पर होगा या अखिलेश के काम पर। ताल ठोक के आज की बहस इसी बात पर। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये चुनाव 14 साल से उत्तर प्रदेश में जो विकास का वनवास है, उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। ये अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं, वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? उनको वो भी पसंद आ गई, कहीं बच जाए। लेकिन मेहरबान, आपने 5 साल ऐसा कारोबार किया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको बचने नहीं देगी। मोदी जी, आपने कर्जा माफ किया 1,10,000 करोड़ रुपए 50 परिवारों का। बरस आइए, किसान के लिए आप कर्जा माफ कीजिए। एक शब्द नहीं निकला मोदी जी के मुंह से, मुझे जवाब तक नहीं दिया। अब समय है उत्तर प्रदेश के युवाओं को जवाब देना। ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के चारों पर चलकर सरकार चलाने वाली, खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ये केवल प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का भविष्य तय करेगा। आपको मौका मिल रहा है आकलन करने का कि किस पार्टी ने कितना काम किया है। अगर आंधी किसी की चल रही है तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, अखिलेश राज में यूपी का विकास या विकास गया वनवास। दूसरा सवाल,
यूपी में मोदी मॉडल चलेगा या अखिलेश सरकार का काम बोलेगा? तीसरा सवाल, यूपी चुनाव मोदी सरकार पर जनमत या अखिलेश राज पर फैसला? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या नोटबंदी पर यूपी देगा देश को उत्तर? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अमित खान हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का पक्ष टीवी पर रखते हैं डिबेट्स में। और घनश्याम तिवारी हमारे साथ होंगे, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष आज इस कार्यक्रम में रखेंगे। आलोक शर्मा, उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा या अखिलेश के काम पर? देखिए, मैं समझता हूं दोनों ही चीज़ों पर लड़ा जाएगा। मोदी जी 73 सांसद उत्तर प्रदेश से मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता को एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे सके, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी और उनके तमाम जितने सिपले सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो सीधा 3 साल में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, केंद्र की सरकार ने देश को क्या दिया, एक तरफ ये घटनाक्रम होगा, एक तरफ अखिलेश जी ने 5 साल में क्या किया है उसका घटनाक्रम होगा। मोदी जी के मॉडल का आपने प्रश्न चलाया, तो मैं जानना चाहता हूं, क्या यही मोदी जी का मॉडल है कि नोटबंदी कर दो, जीडीपी डाउन हो जाए, जॉब्स कम हो जाएं, रुपया 57 रुपये से घटकर 3 साल में 70 रुपये पर पहुंच जाए, एक्सपोर्ट घट जाए, महंगाई कंट्रोल में ना हो, टैक्स पे टैक्स लगा दिया जाए, एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश को ना मिले, 15 लाख रुपए अकाउंट का आएंगे, इस तरह के वादे करके आप उनको जुमला बता दें बाद में, काला धन और भ्रष्टाचार की भाषणों में लड़ाई हो, लेकिन केंद्र सरकार देश को जन लोकपाल बिल ना दे, किसानों के ऊपर खास तौर पर जिस तरह से आत्महत्या की दर बढ़ी और जिस तरह से आप देखिए गेहूं के ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के प्राइजेस 300% तक बढ़ा दिए गए, क्या यही मोदी मॉडल है? देश आज पूरी तरह से बीजेपी मुक्त होना चाहता है। देश आज मोदी और अमित शाह से कहीं ना कहीं मुक्ति चाहता है। क्या यही इनका मॉडल है कि आज सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का जिस तरह से आपने विखंडन किया है, क्या यही आज का आपका मॉडल है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सर समय हो गया आपका, स्टैंड अप हो गया आपका। आलोक जी, समय खत्म हो गया, आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी। अब मैं संबित पात्रा के पास जा रहा हूँ। संबित पात्रा, आलोक शर्मा का समय खत्म हो गया, उन्होंने वो सारी बातें गिनाई हैं जिनका आपको जवाब देना है। इसके साथ साथ आप लोग अखिलेश के काम को टारगेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर केवल मोदी जी का नाम जपने से आपको लगता है जीत मिल जाएगी? हम आंकड़ों के बलबूते पर अपने काम को आगे रख रहे हैं। मोदी जी ने खुद कहा था अपने मेरठ वाले भाषण में, आप देख लीजिएगा कि 7200 करोड़ अमृत योजना के अंतर्गत शहरों के डेवलपमेंट के लिए दिया था। उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार मात्र 400 करोड़ रुपए खर्च कर पाई, बाकी खर्च ही नहीं कर पाई। स्वच्छता के लिए 950 करोड़ रुपए दिए थे गत वर्ष हमने, मगर मात्र 40 करोड़ रुपए खर्च कर पाई, बाकी खर्च ही नहीं कर पाई। गरीबों के चिकित्सा के लिए हमने एक वर्ष आपको दिया था 4000 करोड़, उसको बढ़ा के 2015-16 में 7000 करोड़ किए। आप 2500 करोड़ ही खर्च कर पाए, बाकी खर्च नहीं कर पाए। दूसरी बात है, गन्ना किसान का बकाया रकम 22,000 करोड़ रुपए थे जब हम सरकार में 2014 में आए थे। 32 लाख किसानों के खातों में डायरेक्टली पैसा गया। 6 चीनी मिल ऐसे हैं जो कि गरीबों की और किसानों के खून को चूस रहे हैं। आखिरकार क्या रिश्ता है अखिलेश यादव जी के सरकार का इन गन्ना किसानों के खून चूसने वाले मिलों से जो उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे को जो काम करना चाहिए था, पैसा देना चाहिए था, हमने दिया, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे यूटिलाइज नहीं किया। हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया। आप देखिए 1436 गांव, 1536 गांव बिजलीकृत नहीं थे जब हम सरकार में आए, 1432 गांव को बिजलीकृत किया, जहां की अखिलेश जी ने मात्र 3 गांव को 2012 से लेकर 2014 तक बिजलीकृत किया था। तो हमारे काम का रेट बोलता है। एक वर्ष में जहां पूरे देश में मात्र पहले 71 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब हमारे समय 133 किलोमीटर सड़क बनता है। हम काम के बलबूते पर उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगते हैं। पात्रा जी, समय खत्म हो गया आपका। ओके पात्रा जी, समय खत्म हो गया आपका। घनश्याम तिवारी जी देंगे जवाब उनकी बात का, जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि हम हर चीज पे पैसा देते रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, और फिर ये कहती रही कि हमें पैसा नहीं देते।
देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले तो मैं संबित पात्रा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे नारे को जनता के सामने प्रस्तुत किया। हमने कहा है कि काम बोलता है और आज संबित पात्रा जी घूम फिरकर उसी नारे पर आ रहे हैं। ये जो नकल करने की क्षमता है, ये अद्भुत है। पहले इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को की नकल की, अब हमारे नारे की नकल कर रहे हैं। हमने कहा यूपी को 7 पसंद है, इन्होंने 7 लोगों का चेहरा प्रस्तुत किया और बोला कि भाई यूपी को शायद ये 7 लोग पसंद हैं, लेकिन उन 7 लोगों को ही उत्तर प्रदेश पसंद नहीं है। उन 7 में से न किसी में क्षमता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का, न किसी की इच्छा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का। तो जहाँ तक ये काम बोलता है कि बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साफ साफ दिखा दिया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम किया है। वो एक युवा सोच रखते हैं, उनका उत्तर प्रदेश के लिए एक बोल्ड विजन है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पिछले 2.5-3 साल उन्होंने जो किया है, वो बोलना तो छोड़ दीजिए साहब, वो दिखता ही नहीं है। प्रधानमंत्री संसद का कीमती समय जुमलों में व्यतीत कर देते हैं। काका हाथरसी की कविता सुनाते हैं, किसी और की कविता सुनाते हैं, हंसी ठिठोली में संसद का कीमती समय निकल रहा है। रही बात सरकार के खर्च होने की, तो मैं एक ही साधारण सी चीज आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, 2015-16 की रिपोर्ट है इनके विभिन्न मंत्रालयों की। इन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में, जैसे कि डिफेंस में मात्र 24% पैसे खर्च किए। पावर की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं। आज ही रिपोर्ट आई है कि इस देश के थर्मल पावर प्लांट्स 10 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर उनका आउटपुट हो रहा है। ठीक सर, समय तिवारी जी, समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया। वापस आऊँगा जब दोबारा, तब आप अपनी बात पूरी कर पाएंगे अगर अधूरी रह गई है तो। लेकिन ये बात तो जनता पूछेगी ना कि जब आप उससे वोट मांगने जाएंगे तो ये बताएंगे कि आपने कितना खर्च कर दिया, या कि मोदी जी अपनी सरकार के मंत्रालयों से कितना खर्च नहीं करवा पाए। किस पे वोट मांगेंगे? काम बोलता है तो अपना काम बताएंगे कि उनका बताएंगे। और जनता जब आपको वोट देने के लिए जा रही है, आपके सामने चुनौती है, तो उस समय वो आपका काम देखेगी कि केंद्र का काम देखेगी। एमएच खान साहब, बीएसपी के नेता एमएच खान, उनके पास चलते हैं, ज़रा पहला कमेंट उनका भी ले लें। एमएच खान, आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं लोगों को कि हमने इतने यादवों को, इतने दलितों को टिकट दिया, इतने मुसलमानों को टिकट दिया, इतने अनुसूचित जाति जनजाति को टिकट दिया, या कि यूपी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड को भी क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, कामकाज का अगर रिपोर्ट नहीं है क्या? आप देखिए, लखनऊ में जितने आपके पुल बने हैं, जितने आपके नहरें बनी हैं, वो कामकाज नहीं है क्या? पूरे क्षेत्र में खाली हम जात बिरादरी की बात बता रहे हैं। यह आपका आरोप है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से भी कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को भी कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी शुरू से ही उत्तर प्रदेश की जनता को ख्वाब दिखा रहे हैं। अब विधानसभा का चुनाव आया है, अब ये बता दें 73 MP इनके हैं, ये कह रहे हैं विकास का चुनाव होगा। केंद्र ने कोई उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री का बुनियाद रखी? केंद्र ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बुनियाद रखी कि हाँ यहाँ पे ये फैक्ट्री लगेगी, इसमें मजदूर काम करेंगे? ये सब कोई काम नहीं किया इन्होंने, और नहीं दंगे फसाद में लगे रहे। और अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, कौन सा काम बोलता भैया? 500 से 600, 400 से 500 दंगे हो गए। आपने एक मेट्रो का काम किया, 2.5 साल के बाद शुरू, आधी अधूरी आपने उद्घाटन कर दिया। एक सड़क का आपने किया, वो भी आधी अधूरी उद्घाटन कर दिया। काम तो कहीं है ही नहीं है, न इनका काम है न इनका काम है। ये लोग जनता को जवाब देंगे और बताएंगे कि हमारा क्या काम है, और हमारा काम ये है। अखिलेश यादव को तो अब जनता मानने लगी है, दंगाई मुख्यमंत्री इनको तक कहने लगी है कि दंगा इनके पीरियड में होता रहा, लॉ एंड ऑर्डर समय में फेल हो गया, कहीं किसी को न्याय नहीं मिला। जो लोग नोटबंदी के बाद लाइन में लगे रहे, उनको भी इनकी पुलिस पीटती रही, और नोटबंदी में जो 150-200 मर गए, उस पर संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी या नरेंद्र मोदी जी, और इस तरह से संवेदनहीन हो गए हैं लोग। अब ये मजहब का बात लग गया, आज की बात थी। सर, समय हो गया। खान साहब, समय पूरा हो गया आपका। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, मैं वापस आता हूं आपके पास। घनश्याम तिवारी जी, कुछ डेटा है, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश देश में 19वें नंबर पे है। स्कूली बच्चों की हाजिरी उत्तर प्रदेश देश में 21वें नंबर पे है। शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश देश में 17वें नंबर पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उत्तर प्रदेश देश में 18वें नंबर पर है। रोजगार उत्तर प्रदेश देश में 20वें नंबर पर है, और बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में 14वें नंबर पर है। अब बताइए सर, ये काम बोलता है? देखिए, काम बोलता है का मतलब ये नहीं है कि हम जितनी सारी चीजें करना चाहते हैं वो कर चुके हैं।
आप जब जनता को ये बता रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं कि ये आंकड़े क्या हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। जो बहस होनी चाहिए राज्य में इन्हीं के आधार पे होनी चाहिए, लेकिन बहस को तो ट्रिपल तलाक और राम मंदिर और अन्य मुद्दों पे उलझा दिया जाता है। यदि हम एक एक करके बात करते हैं, अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें, हमने स्कूली शिक्षा के लिए नीति तय की है, उसके दो पहलू हैं। मैं तो आज बड़ा सीधा सा सवाल लेके आया हूं सर। मेल न्यूट्रिशन ये तो आप लोग तय करते हैं ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स किस दिशा में जाएगा, मीडिया तो तय नहीं करता सर। हम स्कूली शिक्षा की अगर बात करते हैं तो हम देखिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर हम एक एक, आपने कई अनेक बुनियादी पहलुओं का जिक्र किया, एक एक करके उनका जवाब दे सकूंगा। अगर आप स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो उसके दो पहलू हैं, एक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और दूसरा जो मेल न्यूट्रिशन स्तर है हमारे यहाँ के बच्चों में। हमने उसके लिए बच्चों को दूध या घी अथवा मिड डे मील्स की अनेक व्यवस्थाओं के लिए सोचा है, उस सोच को जमीन पर उतारा है। अगर अच्छी शिक्षा की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो बेहतरीन शिक्षक हैं उनके शिक्षा के वीडियोस बना करके बच्चों को दिए जाएंगे। तो चाहे वो लैपटॉप की बात हो या स्मार्टफोन की बात हो, हम वो हर आधुनिक तंत्र अपनाने के लिए तैयार हैं जो उस सोच को जमीन पर उतारने में मदद कर सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने उस सोच को जमीन पर उतार दिया, ये तो दावा हमने किया नहीं है। जब हम काम बोलता है की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि हम किस किस पहलू की बात कर रहे हैं। हम सड़क की बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया है, हम बताते हैं। अगर आधारभूत संरचना की बात कर रहे हैं यानी मेट्रो की बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया है, हम बताते हैं। हम अगर टूरिज्म की बात कर रहे हैं जो कि जॉब क्रिएटर है, उसमें हमने क्या किया है। अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो हम बताते हैं हमने कौशल रोजगार में क्या किया है। तो हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को हसीन बना दिया और बदल दिया, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हमसे बुलंद सोच उत्तर प्रदेश के विकास की तिवारी जी और हमसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। तिवारी जी हम भी शहर घूम रहे हैं। रोहित जी, तिवारी जी हम भी शहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो टीवी पे देखते थे उनकी हकीकत कुछ और दिख रही है और जो आप लोग शायद नहीं बता पाए वहाँ जनता को छू भी रही है चीज़ें, आपको पता भी नहीं लग रही है। इससे पता लगता है नेता या सरकार और जनता के बीच में कितना फासला है। आलोक जी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन बार बार ये ऐतराज़ हो जाता है कि तो गठबंधन के लोग हैं, आप इन दोनों को मिला के ज़्यादा समय दे देते हैं। एक बार संबित पात्रा को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, मैं कागज़ों के साथ बैठा हूँ। आज से ठीक 5 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट, मैंने कहा ना कि केंद्र पैसा दे रही है, उसे खर्च नहीं कर रही है राज्य सरकार यूपी की। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने डेंगू और मलेरिया के कारण जो मृत्यु हुई उस पर एक PIL दाखिल हुआ था। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में है। लास्ट में वो पूछती है इलाहाबाद हाईकोर्ट, द हाईकोर्ट हैज़ कम डाउन हेवीली ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉट स्पेंडिंग द फंड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द डिजीजेस। ये खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डांट लगाई सरकार को कि आखिर ये सरकार क्यों बनी रहे जो कि केंद्र सरकार पैसे दे रही है, लोग मर रहे हैं मगर सरकार खर्च नहीं कर रही है। अभी घनश्याम भाई कह रहे थे हमने कुछ चेंज तो नहीं किया मगर हमारी सोच बहुत बड़ी है। आपको याद दिलाऊं, ठीक 2 महीने पहले इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश जी से सवाल पूछा था कि स्कूल में टाट पट्टी तक नहीं है, छोड़ दीजिए मिड डे मील के लिए। मिड डे मील के तो फटकार लगी थी, उन्होंने कहा टाट पट्टी भी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे क्या। आप लैपटॉप की बात करते हैं, स्मार्टफोन की बात करते हैं, किस पे बैठ के बच्चे पढ़ेंगे, टाट पट्टी तक दे नहीं रखी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं एक बड़ी यहां पर देखिए LPG गैस के लिए हमने क्या किया है। हमने LPG गैस के अंतर्गत जो पूरा देश में अभी 1.5 करोड़ बांट रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष 18.07 लाख पहुंचा था। अब 24 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों को हमने LPG सिलेंडर अपने योजनाओं के माध्यम से दिया है। आप बिजली की बात कर रहे थे, मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठा हूं साहब, आंकड़े सब जो सरकार के आंकड़े हैं वो लेकर बैठा हूं। जहां 2013-14 में बिजली का उत्पादन 6132 मेगावाट होता था, वहीं हमारी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के लिए जो अनुपात है उसमें विकास हुआ और 6608 अर्थात 67% 7% का वृद्धि करके हमने उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई की है। केवल बिजली ही नहीं, ट्रांसमिशन में भी 23% का बढ़ोतरी हमने दिया। ये कागज जो पात्रा जी आप टीवी पे लेके बैठते हैं, सुनिए ना पात्रा जी, ये कागज आप जो टीवी पे लेके बैठते हैं अपने सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को जो उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं उनको क्यों नहीं देते? फिर वो काहे जाके बोलते हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे जिसको आपने ठंडे बस्ते में डाल रखा है इतने समय से सरकार बनने के बाद से। वो काहे जाके फिर हिंदू मुस्लिम की बात करने की कोशिश करते हैं? उनको क्यों नहीं देते कागज, अगर इतने स्ट्रॉन्ग कागज हैं आपके पास तो? मैं इसका उत्तर देता हूँ, मैं इसका उत्तर देता हूँ। पूरा भाषण आप किसी भी नेता के, चाहे बसपा के, सपा के, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के देखिए,
बसपा और सपा के तो नेता शुरू से ही मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, अंत में भी मुस्लिम 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 करके समाप्त करते हैं। हमारे पूरे भाषण में किसान होता है, एजुकेशन होता है, अगर एक लाइन राम के बारे में वो भी आप लोग पूछते हैं राम का मंदिर बनाएंगे कि नहीं, अगर हम कहते हैं कि संविधान के अनुसार बनाएंगे उस पर भी सबको दिक्कत हो जाती है। हमने तो नहीं कहा कि मार पिटाई करके बनाएंगे, सबकी सहमति के साथ सबको आगे लेकर जो संविधान कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक सर, ठीक है। आलोक शर्मा को सुन लीजिए, बोलिए आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता मात्र भाषण और झूठ और आंकड़ों की बाजीगरी के साथ ही बैठते हैं। कागज लेके बैठते हैं, कभी हाई कोर्ट का, कभी सुप्रीम कोर्ट का। इनसे कभी पूछा है? जनता पूछेगी कि आलोक जी, आप सरकार में थे, आप भी ऐसे ही कागज लेके आते थे। हम कहते थे सब्जी महंगी मिल रही है, प्याज महंगा मिल रहा है, आप कहते थे ये देखो इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, देख रहे हो कितना नीचे आ गई है दर महंगाई की। सर आप भी यही करते थे, रोहित जो सरकार में होता सर यही करता है, कागज खिलाना चाहता है लोगों को। की तरफ से नहीं बोल, आंकड़ा रोहित जी प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं रोहित जी आलोक जी, आपका ये दर्द जो है ना, ये हर चैनल पे झलकता है सर। जो आदमी आपसे सवाल पूछ ले वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है सर। लेकिन ये सुन के मैं सवाल पूछना तो बंद करूंगा नहीं सर, ये सुन के मैं सवाल पूछना तो बंद करूंगा नहीं बोले तो आप निर्बाध सर, मैं सवाल तो पूछूंगा। आलोक जी, अगर आपको लगता है कि आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप जाइए सर पार्टी से कहीं रैली में आपकी ड्यूटी लगाए। क्यों टीवी चैनल पे ड्यूटी लगाती है सर पार्टी? पार्टी से कहीं ना रैली में ड्यूटी लगाए, वहां कोई सवाल नहीं पूछेगा। कह रहा हूं आप सवाल पूछिए, जय राहुल जी करेंगे और घर चले जाएंगे ताली बजा के। उसके बाद वहां ड्यूटी लगवा कीजिए। फिर टीवी पे क्यों ड्यूटी लगवाते हैं अपनी आप लोग? अगर आपको इतना गंदा लगता है, इतना बुरा लग जाता है, जो आपसे सवाल पूछ ले आप उसे कहते हैं तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो। आलोक जी, थोड़ा लिहाज तो रखा कीजिए। हर टीवी चैनल पे आप लोग एक ही लाइन लेके बैठ जाते हैं। जो आपसे सवाल पूछे आप कहते हैं कि साहब आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सवाल नहीं था आपका। मैंने कहा आलोक शर्मा जी, आप सरकार में थे तो आप भी ऐसे ही कागज लेके आते थे। हम महंगाई का सवाल पूछते थे, आप कहते थे इन्फ्लेशन का इंडेक्स देखो। ये सवाल नहीं है, ये कमेंट है। आप कहते थे इन्फ्लेशन का इंडेक्स देखो। ये सवाल आज क्या हो गया सर? कमेंट है आपका। आज क्या हो गया सर? लीजिए सवाल बन गया वो। आज क्या हो गया सर? ये सवाल बन गया। लीजिए सवाल बन गया। आज क्या हो गया आलोक जी? सर आप बोलिए ना, आज क्या हो गया? आपका टारगेट ये है कि दूसरी पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है अपनी बात को निर्बाध रूप से नहीं कह सके। आप कहिए सर, आप ही बोलते रहिए। आप आलोक जी, एक तो ये विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए प्लीज। अब तो अखिलेश जैसा मजबूत चेहरा मिल गया आपको, अब तो विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए कम से कम। सर जब से मैं बोल रहा हूं आप मेरे से ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं आप ही बोलिए सर, मैं शांत बैठूंगा। आलोक जी, समय जा रहा है, आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी बात पूरी करें। मैं बोलना शुरू करता हूं, आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं। आलोक जी, भूमिका छोड़ के बोलना शुरू तो करें। मुझे केवल ये बताइए कि आप सर बोल रहा हूं ना, हाँ सर बोल रहा हूं ना, गुजरात के मॉडल के ऊपर आपने पूरे देश को गुमराह किया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गुजरात का यूपी से ज्यादा खराब है। आप देखिए किस तरह से ड्रॉप आउट रेट स्कूल का गुजरात सा मोदी साहब के जो स्टेट रही उसका यूपी से खराब है। पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो बहुत अच्छा होने के बावजूद एससीज के ऊपर जो अत्याचार हैं वो राजस्थान में और गुजरात में यूपी से ज्यादा हैं। रेप के केसेस और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो गुजरात और मध्य प्रदेश यूपी से बुरी हालत में है। आप वो आंकड़े लेकर नहीं बैठेंगे। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, टाट पट्टी की बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर 27 स्कूल ईस्ट एमसीडी के बंद हो गए। वो किसकी है वहां पर एमसीडी? पिछले 4 दिन पहले से तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एमसीडी के स्कूल्स की हालत खराब है। हाईकोर्ट ने 16 बार फटकार लगाई लेकिन वो नहीं है। राम मंदिर बनाएंगे, हम कसम राम की खाते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हालत यह है कि 73 सांसद अपने क्षेत्र में नहीं घुस सकते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है, हमने 73 सांसद आपको दिए, किसान को आपने क्या दिया? पूरा देश जानना चाहता है। इतना बड़ा जन लोकपाल आंदोलन हुआ, 3 साल हो गए मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए देश की जनता के कान तरस गए। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि पीडीपी के साथ आप वहां पर सत्ता बनाते हैं, जिसने अमरनाथ यात्रा और कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया, और आप दूसरे के गठबंधनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आपने कहा साहब हमने 1536 गांवों को बिजली दी। अरे कुछ तो शर्म करो। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख के करीब गांव हैं। अगर 1.5 लाख गांवों को हमने बिजली दी
तो आप बताइए कि 1436 को या 1536, जो भी आप झूठे आंकड़े लेकर बैठे हैं, 3 साल में इनकी दोनों की रेशियो की तुलना कीजिए। देश का प्रधानमंत्री कभी सीधे हाथ की ताली बजाता, कभी उल्टे हाथ की। प्रधानमंत्री महोदय ने संसद का जिस तरह से मजाक बनाया हुआ है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से मजाक बनाया हुआ है, वो भी पूरा देश देख रहा है। आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछेगी। और जो पैसे की बात संबित पात्रा जी कर रहे हैं, क्या मोदी साहब अपने मामा जी के घर से लाए थे वो पैसा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता का अधिकार नहीं था उसके ऊपर? बिहार में भी आपने जाकर बोली लगाई थी, बिहार के लोगों ने आपको पूरी तरह से जवाब दिया। संबित जी, आलोक जी थोड़ा थम जाइए, 50 MLA आपके नहीं जीतेंगे वहां पर। सर थोड़ा थम जाइए आलोक जी थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा समय भी देख लीजिए। घड़ी हट गई इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप भूल जाएंगे कि रैली नहीं चल रही है, टीवी डिबेट चल रही है। दूसरी बात, आपने जो ये कहा ना कि मामा जी के घर से लाए थे, तो ये सवाल तो सर दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं कि आप जो फ्रीबीज बांटने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का, वो किसके मामा जी के घर से आएगा? सर ये तो मेरे नहीं है, मोदी जी के शब्द हैं सर। मैं पैसा कमाता हूं, मोदी जी के शब्द हैं, वो हमारी जेब से जाता है सर। मोदी जी के शब्द मेरे नहीं हैं, और अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज उत्तर देना होगा एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं। एमएच खान साहब ये कह रहे हैं फ्रीबी बांट देंगे, एमएच खान साहब ये कह रहे हैं समाजवादी स्मार्टफोन दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बीजेपी कह रही है हमने तो इतना पैसा दे दिया, इन्होंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। सर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं सर? कि हाथी बनाएंगे, उसके हाथ में पर्स पकड़ाएंगे? नहीं, हाँ आपका तो घोषणा पत्र भी नहीं दिखाई दे रहा कहीं, जिसमें बता तो सकते कि प्लान क्या है आपके पास। भाई मैंने आपको बता दिया। पहले तो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि कोई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगेगी कि नहीं लगेगी। आपने मुझसे पूछा, 2 सवाल मुझसे पूछा आपने कि आप जाति बताएंगे, क्या बताएंगे। इसी को लेकर के एक साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी अर्जी को कि ये सब बातें मत करिए। दूसरी बात, हमारी बहन कुमारी मायावती जी, जो वादे इन लोगों ने किए, चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जो भी मैनिफेस्टो इनका आया उस पर खरे नहीं उतरे, ना वादा पूरा किया है। हमारी बहन जी, जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने जो कुछ कहा उस पर गलत मैसेज चला जाता है। और हमारी पार्टी की नेता जो भाषण में बोलती हैं, अभी उन्होंने कहा है कि 1 लाख कर्जे वाले किसान मजदूर का हम कर्जा आएंगे शासन में तो माफ करेंगे। टाट पट्टी की जो बात चल रही है, अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि मैं एक स्कूल में गया था, उसमें 9 बच्चे थे, 9 बच्चों में आप घी बांटेंगे, 9 बच्चे में आप दूध बांटेंगे, तेल बांटेंगे। शिक्षा का स्तर आपने बढ़ाया नहीं। शिक्षा के लिए अगर आप ये कह देते कि हर घर से एक बच्चा जो आएगा उसको 100 रुपया दिया जाएगा, वो अपने मर्जी से अपनी किताब खरीद सकता है, अपने टाट पट्टी ठीक कर सकता है, तो वो तो आपने किया नहीं। लैपटॉप आईफोन उस वक्त दे रहे हैं आप जो नौजवान है, जो 18 साल के ऊपर चला जा रहा है, जिसको वोट देना है। ये लालच की बात है, ये लालच की बात नहीं होनी चाहिए। ये लालच देकर वोट लेकर के और फिर 5 साल ठगिया। आपके मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि रामगोपाल यादव बीजेपी से जाके मिला हुआ है। आप कह रहे हैं, बोलिए साहब, कि वही करेंगे जो बहन मायावती रैली में कह रही हैं। जी यही कह रहे हैं ना सर? आप कह रहे हैं कि वही करेंगे सरकार हमें आए तो, जो बहन मायावती रैली में कह रही हैं। सर ये बात लिख के जनता को क्यों नहीं दे देते? तो ये बातें लिख के जनता को क्यों नहीं दे देते, ताकि बाद में सवाल न कर ले जनता? लिख के दे दीजिए ना सर। बाकी सब पार्टियां भी तो देती हैं। झूठा होता है, मैं बता दूं। पत्र लाइए ना सर, आप ऐलान कीजिए ना सर। बाकी पार्टियों को नकल हम नहीं करते, रिलीज कर दीजिए ना सर एक बार। हम तो ऐलान कर रहे हैं, रोज ऐलान कर रहे हैं, रोज ऐलान कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आपके पास भी आ रहा है वो चीज, आपके पास भी आ रही है चीज, खबरें आपके पास भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है आपके पास खबरें नहीं आ रही हैं। लिख के देने वाला आज तक कोई मैनिफेस्टो पे खरा उतरा है? जरा बताइए मुझे, एक मैनिफेस्टो बताइए। समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि 18% मुसलमानों को हम कोटा देंगे, दिया क्या? मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपया देंगे, दिया क्या? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? क्या मोदी जी ने कहा 150-200 आदमी मर गए, कोई संवेदना व्यक्त नहीं किया क्या? ठीक है सर, ठीक है, पत्र भेजते हैं, ये सब झूठ हैं। सर आपने कहा, अखिलेश यादव ने कहा था मुसलमानों के लिए ऐसा कर देंगे। सर सुन लीजिए, आपने कहा अखिलेश यादव ने कहा था मुसलमानों के लिए ऐसा कर देंगे। अखिलेश यादव ने तो कुछ दिन पहले 25-26 कामों की लिस्ट जारी कर दी थी कि मुसलमानों के लिए अकेले उन्होंने क्या क्या किया। आपने कहा मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए दे देंगे। मुझे नहीं पता आपने कौन से मैनिफेस्टो में पढ़ा था, 15 लाख रुपए की बात मैनिफेस्टो में लिखी गई थी कि नहीं। घनश्याम तिवारी जी,
ये बताइए कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपने मैनिफेस्टो में लिखी थी और कर दी, और क्या लोग उस पार्टी पे यकीन करेंगे जो लिखित में बात देने को तैयार ना हो और कहे कि हमने जो भाषण में कह दिया बस वही है हमारा मैनिफेस्टो? देखिए, लोग आज जब वोट करने जा रहे हैं तो वो उनके सामने स्पष्ट है कि 5 साल में हमने क्या किया है, और हम उसे छुपा भी नहीं रहे हैं। हम उसे बिल्कुल ताल ठोक कर कह रहे हैं कि देखिए हमने ये किया है और ये करना चाहते हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा पे 1090 बनाने का प्रावधान हो, डायल 100 हो। जब बहन मायावती जी की सरकार थी उस समय NRHM की व्यवस्था चरमराई हुई थी। उस चरमराई हुई व्यवस्था को उठा करके 102 और 108 के माध्यम से उसको पूर्णतः दुरुस्त करना ये इस सरकार की एक उपलब्धि है। तो हम उन चीजों को सामने रख रहे हैं। रही बात कि हम रैलियों में क्या कहते हैं या मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं, मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो एक महत्वपूर्ण चीज है, और चाहे इससे पहले पार्टियां उसका कितना आदर करती हो नहीं करती हो, लेकिन जो नेता उस चीज को सामने रख रहा है और वो कह रहा है जनता से कि देखिए ये मेरे वायदे हैं और इसमें मैं खरा उतरूंगा, ये कहना बहुत जरूरी है। क्या मोदी जी 2014 के मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा था उनमें से एक भी वादे पे खरे उतरे? मैं चैलेंज करता हूं संबित पात्रा जी को, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए हैं, वो अपना 2014 का मैनिफेस्टो उठा ले। हर पृष्ठ पर 10 पॉइंट्स कम से कम लिखे हुए हैं, उसमें से 5 पॉइंट्स ही पूरे हुए। तीसरे पृष्ठ में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 73 सांसद हैं, प्रत्येक सांसद अगर साल में 1000 नौकरियां पैदा क्रिएट करता तो अभी तक 2.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में ये लोग दावा कर रहे होते। इन्होंने 73 आदर्श ग्राम बनाए, उन आदर्श ग्राम की स्थिति आप देख लीजिए। तो मैनिफेस्टो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कोई नेता, महत्वपूर्ण नेता रैली में कोई बात कहता है तो उसका भी उतना ही वजन है। आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि प्रधानमंत्री ने कहां पर कहा कि 15 लाख। आप देखिए तमाम रैलियों में उन्होंने कहा कि वो 15 लाख देंगे। उन्होंने बिहार की रैली में कहा कि किसान के लागत सर, मैंने कहा मैनिफेस्टो में नहीं थी बात, न्यूनतम मूल्य करेंगे। उसके विपरीत अब आप मिसकोट कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने कहा ये बात किसी मैनिफेस्टो में नहीं थी सर, ये बात किसी मैनिफेस्टो में नहीं थी। मैं आ सकता हूं, मैंने कहा ये बात किसी मैनिफेस्टो में नहीं थी सर, कोई मूल्य नहीं। और साथ ही साथ मैंने अखिलेश यादव के लिए भी कहा, वो आपने मिस कर दिया कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए जितने काम किए उन 26 कामों की लिस्ट जारी की। रोहित जी, संबित पात्रा जी आप बताइए ना। संबित पात्रा दीजिए जवाब। झूठ बोल रहे हैं जी, देखिए मैं जवाब दे सकता हूं। वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अगर बाकी लोग मुझे सुन ले तो मैं जवाब दे दूंगा। ये मैनिफेस्टो है, संबित पात्रा दीजिए जवाब। सबका विकास। सब लोग मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज, प्लीज जवाब देने दीजिए। ट्रिपल तलाक की बात नहीं की गई है, लेकिन श्री रविशंकर मैं जवाब दे सकता हूं क्या? में आते हैं और कहते हैं ताल ठोककर कि हम अपने मैनिफेस्टो। रोहित जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, सारा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, मैं जवाब दे सकता हूं आपकी अनुमति से। ट्रिपल तलाक को रोकना तो सर ठीक है। संबित पात्रा आप पहले बोलिए, उसके बाद जवाब दे सकता हूं। रोहित जिक्र कर रहे हैं उस पर, बोलिए संबित पात्रा। इसी पर चुनाव होगा, इसी पर चुनाव होगा। बोलिए। देखिए, पहली बात तो है, देखिए ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से हमारे मैनिफेस्टो पे सवाल पूछा जा रहा है, केंद्र के मैनिफेस्टो पे, जैसे कि हम 2017 में जो चुनाव लड़ रहे हैं, 2012 से हम जीत के उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं। मोदी जी ने आज भी कहा कि मैं तो 2019 में जवाब दूंगा, फिर भी आपने सवाल पूछा, आपका अधिकार है, मैं जवाब देता हूं। हमने 2014 में सोशल सिक्योरिटी प्रॉमिस किया था, केवल उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाऊंगा, कहीं बाहर का नहीं दिखाऊंगा। हमने 29 अगस्त 2016 तक उत्तर प्रदेश को क्या सुरक्षा दिया देख लीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1.11 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 34.13 लाख लाभार्थी पंजीकृत। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 3.69 लाख खाता धारक पंजीकृत। ये हमने आप जो प्रॉमिस किया था अपने सेंट्रल लिस्ट में, मैनिफेस्टो में, वो करके दिया। अभी खान साहब पूछ रहे थे कि कोई बड़ा कारखाना खोला, कितने लोगों को उसमें आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया। खान साहब, गोरखपुर में 6000 करोड़ रुपए की लागत से यूरिया कारखाना का इनॉग्रेशन भी किया, कार्य प्रगति पर है। भदोही, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गोंडा, बहरीच आदि लगभग 25 जिलों की खाद्य आपूर्ति का काम यह 6000 रुपए का प्रोजेक्ट पूरा करेगा, और इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी घनश्याम भाई, जिनका कि मैं बहुत सम्मान करता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि नवयुवकों के लिए क्या रोजगार की योजना आपने किया है। मैं उसका भी लेके आंकड़ा बैठा हूं। मुद्रा योजना के माध्यम से केवल और केवल उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने 2015-16 में 33.4 लाख लोगों को, जहां पूरे देश में
सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। 33.4 लाख लोगों को 2015-16 में और 2016-17 में 10.11 लाख लोगों को 3,532.86 करोड़ रुपए बांटा है। ये पूरा मैं आंकड़ों के हिसाब से एक एक बात बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने, जबकि हमें 2019 में रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, मैं यहां रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं केंद्र का। आप अपने 2017 का रिपोर्ट कार्ड इसी प्रकार से रखिए ना, मैं चैलेंज करता हूं। आप पेज बाय पेज उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड रखिए। ठीक है रोहित जी, ठीक है, बोलिए तिवारी जी। मैं पॉइंट वाइज उत्तर बोलिए तिवारी जी, बोलिए सभी पॉइंट्स का। देखिए मैं तिवारी जी, पहले तिवारी कहना चाहूंगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने जब एम्प्लॉयमेंट की बात अपने घोषणा पत्र में की थी 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि 10 साल यूपीए के जॉबलेस ग्रोथ था, इकोनॉमी अच्छी थी, जॉबलेस ग्रोथ था, हम उसे बदल देंगे। आज जब वो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करते हैं तो ये कह रहे हैं कि देखिए इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है, पहले से पीछे जाएगी और जॉब की हम गारंटी नहीं दे सकते। 2 साल इनके पूरे होने पर नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने पेपर जारी किया था, पानीग्रिया जी, उनके पेपर में जॉब शब्द सिर्फ एक बार लिखा गया है। जो फाइनल पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, आप सरकार में आने से पहले 2014 में आप दावे कर रहे थे कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में विदेशों से काला धन वापस ले आएंगे। तमाम ऑडियो वीडियो है जिसको सुनाया जा सकता है। और आज जब आप जनता के सामने उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो आप ट्रिपल तलाक कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे काम के बारे में मत पूछिए, वो हम 5 साल बाद बताएंगे। क्या गारंटी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर आप हार जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, बिहार की तरीके से, तो आप 5 साल टिक ही पाएंगे? चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आलोक शर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं जानता हूं, आपकी आवाज़ में सुन पा रहा था बीच में। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो आपके पास से शुरू करेंगे। आपके पास क्या सवाल, क्या बिंदु हैं जिन पे आप कह रहे हैं कि संबित पात्रा को आप आईना दिखाएंगे कि बीजेपी ने जो दावे किए हैं आंकड़ों के साथ उनकी पोल खोलेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। आंकड़ों पर बहस तो अच्छी लगती है, तू तड़ाक में ना हो तो अच्छी लगती है। जनता को कम से कम सोचने समझने का मौका मिलता है, किसने काम किया किसने नहीं। और इसी तरह की एक बहस रात 7:55 पर कानपुर के इस बीएनएसडी शिक्षा निकेतन ग्राउंड से हम लेकर आएंगे, जिसमें कानपुर की जनता सीधे सवाल करेगी अपने नेताओं से। वोटों की बारात आज कानपुर राउंड है, रात 7:55 पर देखना ना भूलिए।